Hello guys, good evening. In the class of English grammar, we are here to discuss basic verb और बेसिक वर्ब के इस लेक्चर का ये चौथा वीडियो है, आई होप फोर्थ लेक्चर है, जहाँ पे हम लोग बेसिक वर्ब के कॉन्सेप्ट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज फोर्थ और लास्ट लेक्चर भी होगा, हम लोग बेसिक वर्ब को कंप्लीट करेंगे और इस बेसिक वर्ब के क्वेश्चंस भी हम लोग कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार चैनल पे हैं और इसके पहले के 3 वीडियोस आपने नहीं देख रखे हैं, तो गो टू द प्लेलिस्ट और इंग्लिश के एकदम बेसिक से शुरुआत से लेकर के यहाँ तक के पूरे सफर को देखिए। आपको चीजें समझ में भी आएंगी और बेहतर एक कॉन्सेप्ट भी डेवलप होता चला जाएगा। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक वर्ब की फोर्थ लेक्चर। ठीक है, ये हम लोग का फोर्थ लेक्चर होगा। जब तक मैं समराइज कर रहा हूं तीनों लेक्चर को, आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लीजिए, जितने भी आपके दोस्त हों या जिनके लिए वीडियोस इंपॉर्टेंट हो उनको शेयर कर दीजिए। हम लोगों ने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी बेसिक्स के बारे में, वर्ब की समझ डेवलप करी थी और बेसिक्स प्लस कैटेगराइजेशन मतलब कि डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन के बारे में बात की थी। फिर उसके बाद दूसरे में हमने आपको हेल्पिंग वर्ब के कॉन्सेप्ट समझाए थे। ठीक है, मॉडल और ऑक्सिलरी के बारे में। थर्ड वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था मेन वर्ब के कॉन्सेप्ट्स जो आपको समझने के लिए जरूरी होते हैं, और इसी बीच में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी फिनिट और नॉन फिनिट वर्ब के बारे में बताया था। नॉन फिनिट। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली और इसमें मॉडल के अंतर्गत हम लोगों ने यूज टू का, नीड और डेयर का केस भी पढ़ लिया था, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आज की क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और बेसिक वर्ब का ये लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद हम लोग इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट इनवाइट कर लीजिए सारे लोगों को और क्लास को 30 सेकंड में स्टार्ट करेंगे। ये 30 सेकंड आपके लिए है ताकि आप लोगों को इनवाइट कर सकें और हम लोग क्लास को स्टार्ट कर सकें। जल्दी से कर लीजिए। डन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे साथ सेंटेंसेस नोट कर सकते हो अगर आप नोट करो चाहो तो, अदरवाइज यहाँ पे तो मैं लिख ही रहा हूं, आप इसे देखिए। जैसे यहाँ पे लिखा हो सी हैज borne so much pain in her life. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस है he has born on 26th Feb, right? 26th Feb 2019। थर्ड सेंटेंस है द woodcutter has showed wood into many pieces, right? फोर्थ सेंटेंस है
द फार्मर हैज शॉन शीड इन द फील्ड। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है राइट, ऑल इंडिया रेडियो हैज telecasted this news. Yeah, telecasted the news. Right? लिख लीजिए जल्दी से, ये सारे के सारे सेंटेंसेस नोट कर लीजिए। और भी इसी के साथ जैसे मैं लिखूं कि कांग्रेस, राइट, पॉलिटिकल पार्टी होने का लिख दो, द कांग्रेस was found in 1885 by AOU, right? ये सारे सेंटेंसेस देखे आपने। अब कुछ और भी एक दो सेंटेंसेस देखिए, फिर इनके सॉल्यूशंस पे चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग बोलें he founded his lost pen under the table. He founded his lost pen under the table. Right? ये सारे सेंटेंसेस आप नोट करते चले, बेहतर होगा। ठीक है, चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे लिख दिया जाए कि दैट टेररिस्ट was hung till death. That terrorist was hung till death. ऐसे एक सेंटेंस लिख दिया जाए कि when I reached home, I hanged my trousers by the wall. Sometimes by की जगह पे आप against भी लगा सकते हैं, right? तो अगर मान लीजिए ऐसे सारे के सारे सेंटेंसेस, अभी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम आपको आज का जो टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं वो है कंफ्यूजिंग वर्ब के बारे में। मतलब कि वर्ब का ऐसा सेक्शन जहां पे कंफ्यूजन होती है एंड यू गेट कंफ्यूज्ड कि यूज कौन सा वाला करना है, जबकि दोनों दिखते एक जैसे हैं, बट देयर इज वेरी लाइक लिटिल डिफरेंस वेर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यूज कौन सा वाला करना है, ये वाला यूज करना है या कोई अदर उसका फॉर्म यूज करना है। तो इसलिए आपको बहुत ही माइनर सा डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या और कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके को समझने के लिए देखिए पीछे के सेंटेंसेस को भी याद रखेंगे, ये सारे सेंटेंसेस हैं, और उसके बाद भी जो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उन्हें भी आपको याद करने होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके चीजें हम आपको समझाते चलेंगे और उन्हें आप देखते भी चलिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है शी हैज बॉर्नी सो मच पेन इन हर लाइफ, राइट। तो अब देखो भाई यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। एक वर्ब है जिसे आप बोल रहे हैं बियर नाम का,
तो बियर नाम का जो वर्ब है जिसका मतलब यहाँ पे क्या है, एक तो बियर का मतलब क्या है, बर्दाश्त करना या सहना, और एक बियर का मतलब क्या है, जन्म लेना। तो बियर के कितने मतलब हो गए, दो मतलब हो गए, फर्स्ट फॉर्म दोनों की एक जैसी। लेकिन जब बियर का सेकंड फॉर्म बनता है, जब फर्स्ट फॉर्म के बाद सेकंड फॉर्म बनता है, तो एक का बनता है बोर और एक का बनता है बॉर्न, मतलब वेट बॉर्निंग, और यहां पे सेकंड फॉर्म बनता है बोर और बॉर्न। थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए फर्स्ट और सेकंड फॉर्म को। तो बियर एक वर्ब है जिसके दो मतलब है, एक तो सहना और एक जन्म लेना। तो जब बियर का मतलब सहना है तो सहने के अर्थ में हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म बोर करेंगे और थर्ड फॉर्म क्या करेंगे, बॉर्नी करेंगे, राइट। और जब जन्म लेना होगा तो सेकंड फॉर्म भी बोर होगा और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, बोर ही होगा। मतलब कि दिस इज फर्स्ट फॉर्म और ये वाला सेकंड फॉर्म, और फिर यहाँ पे हम लोग थर्ड फॉर्म देख रहे हैं। तो देखो ये दोनों कंफ्यूजिंग है कि नहीं है, अगर आप समझोगे तो दिख, ये सेकंड फॉर्म तक भी सिमिलर है। थर्ड फॉर्म में एक में बॉर्न लिखना है, एक में बॉर्नी लिखना है। तो कभी कभी क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है कि आई हैव बॉर्न सो मच पेन ना, आई हैव बॉर्न सो मच पेन। तो बॉर्न भी थर्ड फॉर्म है लेकिन वो जन्म लेने के लिए यूज की जाती है। लेकिन जब बॉर्नी यूज की जाती है तो बॉर्नी किसके लिए यूज की जाती है, बर्दाश्त करने के लिए, टॉलरेट करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसी बातों का ख्याल रखेंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा वाला यूज करना है, कौन सा वाला यूज करें तो करेक्ट होगा। तो बियर के दो अर्थ, सहना, जन्म लेना, सेकंड फॉर्म बोर और थर्ड फॉर्म एक का बॉर्नी और अगले का बॉर्न। चलिए देखते हैं इस वाले सेंटेंस में क्या मामला था। ये पहला सेंटेंस है जहां लिखा हुआ है कि उसने बहुत सारा पेन जो है वो बर्दाश्त किया है। बर्दाश्त, यहाँ टॉलरेट करने की बात है, तो टॉलरेट करने की बात है तो बॉर्नी तो करेक्ट है। कभी कभी क्या होता है, लिख दिया जाता है शी हैज बॉर्न सो मच पेन, तो शी हैज बॉर्न सो मच पेन कर देगा तो मिस्टेक हो जाएगी। बॉर्न की जगह पे बॉर्नी लगना चाहिए था और बॉर्नी लगा हुआ है तो फिर करेक्ट है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सी हैज बॉर्नी सो मच पेन, ये ऑलरेडी करेक्ट सेंटेंस है। मिस्टेक कैसे बन सकती है, बॉर्नी की जगह पर क्या लगा दिया जाए, बॉर्न लगा दिया जाए। अगर मान लीजिए कि मैं बॉर्नी की जगह पे क्या लगा दूं, बॉर्न लगा दूं, जैसे ऐसा लिख दूं, बॉर्नी की जगह पर ऐसा बॉर्न लिख दो, शी हैज बॉर्न सो मच पेन, तो बॉर्न गलत होगा, ठीक है। बॉर्न की जगह पे क्या होना चाहिए था, फिर बॉर्नी होना चाहिए था। ऐसा कट करेंगे और फिर इसकी जगह पे जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हैज बॉर्नी सो मच पेन, राइट। बहुत माइनर सा डिफरेंस है बॉर्न और बॉर्नी में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कब बॉर्न का प्रयोग करना है और कब बॉर्नी का प्रयोग करना है। इन द सेम पैटर्न अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, ही हैज बॉर्न ऑन। तो यहां तो जन्म लेने का बात हो रहा है तो बॉर्न तो करेक्ट है। गलती तो तब होती जब यहां पे ऐसे लिख देता, ही हैज बॉर्नी ऑन 26 Feb 2019, तो यहां पर बॉर्नी गलत होता, चूंकि यहां पे तो बर्दाश्त करने का बात नहीं हो रहा है बल्कि जन्म लेने की बात हो रही। तो जब बियर का मतलब जन्म लेना हो तो उसके सेकंड फॉर्म बोर और बॉर्न थर्ड फॉर्म हो जाती। लेकिन जब बियर का मतलब बर्दाश्त करना होता है, टॉलरेट करना होता है, तो सेकंड फॉर्म बोर होती है और थर्ड फॉर्म बॉर्नी हो जाती है, राइट। तो ये बात आप ख्याल में रखिएगा। तो इस तरह से ये सेकंड सेंटेंस, अगर बॉर्नी था तो गलत हो जाता और फिर यहाँ पे करेक्ट कौन सा हो जाता, बॉर्न हो जाता, और फिर ये सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाता, ठीक है। थर्ड सेंटेंस को देखिए, पढ़िए, लिखा हुआ है द वुड कटर, जो लकड़हारा है, लकड़ी काटने वाला है, उसने वुड को कई पीसों में, कई टुकड़ों में काट दिया होगा। तो जब हम वुड को काटेंगे तो कई पीस में करेंगे तो काटने का बात हो रहा है। देखो यहाँ पे एक वर्ड है जैसे SAW करके, और एक वर्ब है जिसे बोलते हैं SOW। तो एक का मतलब SAW का मतलब है कट करना, मतलब कि टू कट या काटना। और जब हम इसकी बात करते हैं SOW का मतलब होता है तो हम किसी चीज को बोने की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब हम किसी चीज को बोने का बात करते हैं, मतलब कि फील्ड में जैसे जो गेहूं, धान, ऐसा जो भी, धान तो हालांकि रोपाई होती है, लेकिन जैसे जो बीज होते हैं उनको बोया जाता है, तो एक SOW जो है वो वर्ब है जो बोने की बात करता है, और SAW जो है वो कट करने की बात करता है। जब हम लोग SAW का सेकंड फॉर्म करेंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं शॉर्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या कर सकते हैं, शॉर्ड। कभी कभी शॉर्ड की जगह पर SAWN, शॉन भी हो जाता है। ऐसे ही सो का जब सेकंड फॉर्म करेंगे तो SOWED मतलब शोड करेंगे, और फिर यहां पर SOWED शोड या तो
SOWN शोन हो जाएगा, मतलब कि इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म इस तरीके से चेंज होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि यहां पर SAW जब होता है तो काटने का बात हो रहा है, और जब SOW है तो बोने का बात हो रहा है। विल मूव बैक, देखते हैं सेकंड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस में लिखा था कि वुड कटर जो है उसने बहुत सारे पीसेस में लकड़ी को काटा या बोया होगा। सेंटेंस को देखिए, काटा होगा या बोया होगा, बताओ। SOW, तो ये तो काटने का बात कर रहा है, सॉरी बोने का बात कर रहा है, और जबकि वुड कटर है तो उसका काम बोना तो है नहीं, वो तो क्या करेगा, चीजों को कट करेगा, और लकड़ी कोई बोने की चीज तो है नहीं फिर। तो द वुड कटर जो होगा वो शोड, बोएगा नहीं, बल्कि वो क्या करेगा, उसे अगर हम लिखेंगे तो SAWED, शॉड या शॉन का प्रयोग करेंगे, ना कि हम लोग SO का प्रयोग करेंगे। SO का मतलब तो बोना होता है, तो SAWED मतलब शॉड का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाओ और देखो, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, यही तो बात कर रहे थे कि जब काटने का बात है तो सेकेंड फॉर्म शॉड और शॉड होगा कि नहीं होगा, राइट। और ऐसे ही जब हम लोग मान लीजिए पीछे के सेंटेंसेस में देखें तो ये यहां पे देखो भाई, लगड़हारा जो है वो काटने की बात कर रहा है तो शॉर्ट लगना चाहिए। ऐसे ही फार्मर ने क्या करा है, बोया हुआ है, सीड को फील्ड में काटा नहीं होगा बल्कि बोया होगा, ठीक है। तो बोया होगा तो बोने का इंग्लिश तो SAW नहीं होता ना, बल्कि क्या होता है SOW ना, N होगा, तो बोने के अर्थ में यूज होगा। तो देखो ये कंफ्यूजन है कि नहीं है, एक वर्ब दूसरी वर्ब को रिप्लेस कर दे रही है और वही थर्ड फॉर्म में यूज हुई। ऐसा नहीं है कि ये थर्ड फॉर्म नहीं, ये भी थर्ड फॉर्म है, बट इट हैज डिफरेंट मीनिंग, उसका डिफरेंट मीनिंग है, और सेंटेंस में जिसके लिए यूज कर रहे हैं वही वाला यूज करना ठीक होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कौन सा वाला यूज कर रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया रेडियो है, हैज टेलीकास्टेड द न्यूज, ठीक है। ये कहानी तो लास्ट वाले लेक्चर में बात हुई थी। पहली बात तो ऑल इंडिया रेडियो टेलीकास्ट नहीं करता, ये ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट मतलब कोई चीज जो वॉइस में हो सुनाई, जो दिखाई देता है उसको टेलीकास्ट कहते हैं। टेलीविजन टेलीकास्टिंग एलिमेंट है, इक्विपमेंट जो है वो टेलीकास्ट कौन करेगा, टेलीविजन करेगा ना, कोई भी चीज जो दिखाए। ब्रॉडकास्ट, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट करता है, पहली मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक बताया था ना लास्ट वाली क्लास में कि यहां पर टेलीकास्टेड इसका थर्ड फॉर्म नहीं बनता, ये तो सारी की सारी जो है वो कांस्टेंट वर्ब होती हैं। टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट। तो भाई पहली मिस्टेक तो इसके साथ ब्रॉडकास्ट लगना चाहिए और दूसरी मिस्टेक की ईडी नहीं लगना चाहिए, तो हम इसको ऐसा लिख देंगे ब्रॉडकास्ट, राइट। तो इस तरह से चीजें बन जाएंगी। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कांग्रेस वाज फाउंड इन 1885, ठीक है। तो मतलब ये समझ पाएगी नहीं, बियर और क्या कहते हैं, बॉर्न और बॉर्नी में डिफरेंस क्या होता है, शोड और सोन में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे ही टेलीकास्टेड ब्रॉडकास्टेड में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए हम लोग फाइंड के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो एक वर्ब है जिसे आप बोलते हैं फाइंड, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है फाउंड, और इसका थर्ड फॉर्म भी होता है फाउंड, और इसका हिंदी मतलब होता है प्राप्त करना या ढूंढ लेना, प्राप्त करना या ढूंढ लेना, राइट। तो फाइंड फाउंड फाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए एक वर्ब खुद होती है फाउंड, जो उसकी फर्स्ट फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म क्या होती है फाउंडेड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है फाउंडेड, तो मतलब क्या हो गया, ये वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म फाउंड है, लेकिन फाउंड एक फर्स्ट फॉर्म भी होती है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है स्थापित करना, स्थापना करना, स्थापित करना या स्थापना करना। अब जरा सा पीछे सेंटेंसेस को देखो और समझो इसमें क्या अर्थ दे रहा है, जरा सा पढ़ो तो। द कांग्रेस वाज फाउंड इन 1885, तो बताओ ये जो कांग्रेस है वो क्या करी गई है, पाई गई है या स्थापित की गई है। तो कांग्रेस तो एक पार्टी है जिसकी स्थापना 1885 में हुई है, तो वो कहीं गिरी थोड़ी थी कि उसे पाया गया है, बल्कि उसकी स्थापना करी गई है ना। तो फाउंड ना होकर के बल्कि क्या हो जाएगा, फाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाउंडेड हो जाएगा, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। देखो कंफ्यूजन है क्योंकि फाइंड का सेकंड फॉर्म भी फाउंड होता है, थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है, लेकिन फाउंड का सेंस दूसरा है ना। फाउंड मतलब किसी चीज, कोई खो गई हो चीज, उसे आप ढूंढते हैं और पा जाते हैं,
राइट। और फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना करना। तो व्हेन समथिंग इज फाउंडेड, फाउंडेड का मतलब स्थापित या स्थापना करना। तो फाउंडेड अलग है और फाउंड अलग है, दोनों में डिफरेंस ही कंफ्यूजन क्रिएट करवाता है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू पीपल शुड नो कि एग्जाम में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो पढ़ने में भले सही लग रहा है, बट क्या जो वर्ब यूज हुई है उनमें कोई डाउट तो नहीं है, क्या वो कंफ्यूजन में तो नहीं है, गलत तो प्रयोग नहीं कर दी गई, ठीक है। और एग्जाम में अगर आती है ना तो इन्हीं सब डिफरेंसेस पे प्रश्न बना दिए जाते हैं, राइट। चलो एक और सेंटेंस देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है ही फाउंडेड हिज लॉस्ट पेन, वो जो खोई हुई पेन थी ना उसको वो पा गया है कि उसकी स्थापना कर दी है, बताओ। जो लॉस्ट पेन थी उसकी, जो खोई हुई पेन थी उसको अंडर द टेबल जो वो पाया है कि स्थापित किया है। तो भैया जो खोई हुई थी तो उसको पाया होगा, उसकी स्थापना थोड़ी करी होगी, तो वो ही फाउंड हो जाएगा सेकेंड फॉर्म में, राइट। उसकी स्थापना तो करी नहीं होगी, एस्टेब्लिशमेंट तो करा नहीं होगा, बल्कि उसे खोज लिया होगा ना, पा लिया होगा। तो उसके बाद देखो जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है दैट टेररिस्ट वाज हंग टिल डेथ। देखो एक वर्ब होती है, यहीं पे समझ लो, एक वर्ब होती है हैंग नाम की ना, और एक वर्ब और होती है हैंग नाम की। मतलब कि हैंग के एक्चुअली दो मतलब होते हैं। तो जब हम हैंग के दो मतलब रखते हैं तो एक हैंग का मतलब होता है किसी को फांसी पे चढ़ाना, और जब फांसी पे चढ़ाने की बात करते हैं तो हम इसके सेकंड फॉर्म में हैंग्ड और थर्ड फॉर्म में हैंग्ड का प्रयोग करते हैं। कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते समय इस बात का ध्यान देते होंगे कि वहां लिखा होता था कि उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया गया, जैसे अजमल कसाब वाज हैंग्ड, राइट। कभी नहीं सुना होगा कि ही वॉज हंग। तो हैंग का सेकेंड फॉर्म हैंग्ड होगा और हैंग्ड होगा, और इसका अर्थ क्या होगा, फांसी देना, राइट। लेकिन एक वर्ब और होता है हैंग जिसका मतलब होता है लटकाना या टांगना, लटकाना या टांगना। तो लटकाने या टांगने के अर्थ में जब यूज करोगे तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हंग होता है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, हंग होता है। तो जब हम सेंटेंस के सेंस को देखेंगे तो सेंटेंस के सेंस को समझ करके हम इस बात का निर्धारण कर लेंगे कि अगर मान लीजिए हैंग जो है वो फांसी देने के सेंस में हो रहा है तो हैंग्ड और हैंग्ड यूज कर देंगे, और अगर फांसी देने के सेंस में नहीं यूज हो रहा है तो हम उसे हंग और हंग यूज कर देंगे। अब सेंटेंस देख लीजिए, आप टेररिस्ट को क्या करोगे, लटकाओगे, थोड़े फांसी दोगे, ठीक है। और वैसे भी मुहावरा होता है कि हैंग टिल डेथ, ठीक है। तो हंग टिल डेथ होगा या हैंग टिल डेथ होगा, ठीक है। और वो भी थर्ड फॉर्म में पैसिव में है तो हैंग टिल डेथ हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपको समझना पड़ेगा, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे चीजें कंप्लीट करनी है, कहां पे कंफ्यूजन बन सकता है। तो हैंग में कंफ्यूजन बन सकता है। तो यहां देखो जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने ट्राउजर्स को क्या करा, फांसी दे दिया। फांसी दोगे या फिर उसे लटकाओगे, टांगोगे, तो फिर हंग कर दोगे ना, हैंग तो करोगे नहीं। तो देख रहे हो इस तरह से कंफ्यूजन्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं। बेसिक वर्ब के अंतर्गत ही इनको पढ़ना है। बेसिक वर्ब में ये सारे के सारे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, और कंफ्यूजन से कैसे बचना है, डिफरेंसेस कैसे समझ के रखने हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू पीपल शुड नो दिस ना। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो, आपको समझना हो, कोई डाउट हो इतने में, तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है, 30 सेकंड के समय में, और बताओ कि क्या डाउट है, क्या आपको दोबारा समझा दें, क्या बता दें, ठीक है। फिर कुछ और वर्ब है उन पे बात करते हैं, जल्दी बताइए। पूछो, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो भाई, ठीक है। चलो, कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में रख दो, उसके रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे। अगर कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे देखो एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मैं कहूं ही राइज्ड our national flag high, ठीक। एक और सेंटेंस लिखते हैं,
द सन rays in the east, the sun rises in the east, right? दो सेंटेंस हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कुछ राइज और रेस के बारे में डिफरेंस करने की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब राइज और रेस के बारे में डिफरेंस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे ये समझ के रखना है कि क्या डिफरेंस है राइज के बारे में और क्या डिफरेंस है रेस के बारे में। तो आपने सुना होगा कि जब कभी हम RISE की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं ऊपर उठना। तो जब कभी उठने की बात होती है तो हम हमेशा राइज का बात करते हैं, और जब कभी उठाने की बात होती है, राइट, ऊपर उठाने की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं? रेज की बात करते हैं। तो यू राइज अ क्वेश्चन या यू रेज अ क्वेश्चन, आप एक प्रश्न उठाते हो या एक प्रश्न उठते हो। तो सीधी सीधी बात है, आप देखोगे कि यू रेज अ क्वेश्चन, ठीक है। यू डू नॉट राइज अ क्वेश्चन, बट यू राइज एट 10 o'clock, यू राइज एट 5 AM, राइट। तो राइज मतलब उठना है, सेकेंड फॉर्म इसका हो जाएगा राइज्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा राइज्ड। लेकिन अगर रेज है तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेज्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? रेज्ड। तो राइज, राइज्ड, राइज्ड, रेज, रेज्ड और रेज्ड। तो इस तरह से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जरा सा फिर से एक बार सेंटेंस पढ़ो। ही राइज्ड आवर नेशनल फ्लैग हाई। तो ही राइज्ड होगा या ही रेज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो आसान सा बात है कि आप समझ जाओगे ही राइज्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए था? उसने जो नेशनल फ्लैग था उसको हाई उठा रखा था। तो ही रेज्ड आवर नेशनल फ्लैग हाई होगा। सन जो है वो उगता है ना, तो ये जैसे उठना या उगना भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो उगना, या जैसे उगने की बात करते हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट होता है या द सन रेजेस इन द ईस्ट होता है? तो आप कहोगे सर द सन राइजेस इन द ईस्ट होता है। इसका मतलब है कि सेकंड सेंटेंस भी करेक्ट हो गया और राइज और रेज में भी डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, ठीक है। एक और बात है जिन्हें आपको जान के रखना है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस मैं लिख दूं द रिवर हैज overflown its banks. The river has overflown its banks. एक सेंटेंस और लिख देते हैं। He saw a dream last night. He saw a dream last night. Right? I watch television every day. I watch television every day. तो तीन सेंटेंसेस आपके पास हैं। The river has overflown its banks. He saw a dream last night. I watch television every day. Right? तीन सेंटेंसेस हैं। तीनों सेंटेंसेस में वही कंफ्यूजिंग वर्ब का खेल है। आपको ये समझना है कि कैसे चीजें चल रही हैं। जैसे कि एक वर्ब यहां पे होती है फ्लाई नाम की। तो फ्लाई का मतलब क्या हो गया? उड़ना। एक वर्ब हो गई फ्लो नाम की। फ्लो मतलब क्या हो गया? बहना, ठीक है। तो जब फ्लाई का सेकंड फॉर्म में लेके जाओगे तो बोलोगे कि फ्लाई का सेकंड फॉर्म हो जाएगा फ्लू एंड थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। जो फ्लो होगा उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्लोड, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोट, राइट। अब पहले सेंटेंस को देखिए, लिखा हुआ है रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स। तो जरा सा सेंटेंस में देखिए, ये जो रिवर है वो फ्लाई करेगी या फ्लो करेगी? जो रिवर है वो फ्लाई करेगी या फ्लो करेगी? मतलब कि ये जो रिवर है ये फ्लाई करेगी, फ्लाई करती मतलब रिवर फ्लाई तो करेगी नहीं, ये तो फ्लो करेगी। तो अगर वो फ्लाई करती तब तो फ्लोन होता। अगर वो फ्लाई करती तब तो थर्ड फॉर्म फ्लोन होता। ये तो क्या करती है? फ्लो करती है। तो बताओ ओवरफ्लोन सही है या ओवरफ्लोड सही है? तो रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स होगा।
ऐसे ही अगर लिखा हुआ है ही सॉ अ ड्रीम लास्ट नाइट, तो देखो ये बात क्लियर हुआ कि नहीं, फ्लाई और फ्लू में डिफरेंस क्लियर हुआ। अगर ये कहते हैं कि चिड़िया जो थी, द बर्ड्स हैव ओवरफ्लोन द ब्रिज, तो अगर बर्ड्स ब्रिज के ऊपर से उड़ गई हैं तो फिर ठीक है, ओवरफ्लोन सही है। लेकिन अगर लिख देते बर्ड्स हैव ओवरफ्लोड, तो ओवरफ्लोड होता, बर्ड तो फ्लाई करती हैं, फ्लो तो करती नहीं। तो ऐसे कभी कभी ना आपको लगेगा कि सब करेक्ट है, थर्ड फॉर्म लगी हुई है हेल्पिंग वर्ब के साथ, एवरीथिंग यू विल सी की चीजें ठीक चल रही हैं, बट उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ऐसे ओवरफ्लोड ओवरफ्लोन में डाउट हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। एक ऐसी ही वर्ब होती है जैसे सी नाम की ना, और ऐसी ही एक वर्ब होती है वॉच नाम की, ऐसे ही एक वर्ब होती है जिसे आप लुक बोलते हैं, ठीक है। तो तीनों में चीजें समझने लायक है। जैसे अगर हम कहें सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सॉ, एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, सीन। वॉच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉच, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वॉच। लुक का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लुक्ड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लुक्ड, राइट। तो सी, सॉ, सीन। लेकिन ये सी, वॉच और लुक में ना एक नॉर्मल सा डिफरेंस है, आपको समझना होगा। ये जो सी है, सी हमेशा एक नेचुरल प्रक्रिया को दिखाता है, इंटेंशनल नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे मानो आप कहीं से गुजर रहे हो और आपको कोई चीज दिख जाती है, तो यू सी इट। सपोज कि मैं बस से जा रहा हूं और बस से जा रहा हूं तो वहां पे कुछ बैनर्स दिख गए, कुछ कोई आदमी लड़ता हुआ दिख गया ना, कोई बाइक चलाता हुआ दिख गया, तो ऐसा नहीं था कि हम बस से उसी को देखने जा रहे थे, राइट। जब एक नेचुरल आंख है तो वो अपना नेचुरल जो वर्क कर रही है उसे हम बोलेंगे कि सी, आप उसे नेचुरल उसमें बोलते हैं कि सी कर रही, आई सॉ दिस। तो सॉ का मतलब कि वो नेचुरल प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि आप इंटेंशनल। लेकिन जैसे टेलीविजन है, तो टेलीविजन देखना कोई नेचुरल प्रोसेस तो नहीं, आप उसके सामने जाते हैं, अपने मन का टेलीविजन का प्रोग्राम लगा के देखते हैं। तो टेलीविजन जो है वो सी नहीं करी जाती, टेलीविजन हमेशा वॉच करी जाती है। तो वॉच इज ऑलवेज इंटेंशनल ना, इट इज ऑलवेज इंटेंशनल। तो सी के बाद वॉच। अगर लुक हो जाए तो लुक तो हमेशा डायरेक्शनल होता है, हम डायरेक्ट आपको बताएं कि भाई देखो इस पर ध्यान दो। तो जब मैंने कहा कि लुक एट दिस, हम नहीं बोलेंगे वॉच एट दिस, हम बोलेंगे कि लुक एट दिस। जब हम किसी चीज पर डायरेक्ट ये करें कि यहां पे देखो, ये काम करो, तो हम वहां पे लुक का प्रयोग करते हैं। इंस्ट्रक्शनल कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है यहां पे, ठीक है ना। सो ये तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। सी एक नेचुरल वे में यूज किया जाता है, वॉच टेलीविजन के लिए यूज किया जाता है, और जो लुक है वो किसी एक चीज पर फोकस करने के लिए कि यहां पर ध्यान दो। तो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है कि मैंने एक रात में सपना देखा था ना। तो ध्यान रखना, ये जो सपना देखने का प्रोसेस है ये नेचुरल नहीं है, राइट। ये कोई खुली आंखों से नहीं देखा जाता, राइट। तो हम जब कभी भी ड्रीम के लिए एक वर्ड यूज करेंगे, तो आज के बाद ध्यान रखना, ड्रीम के लिए एक पूरा का पूरा फ्रेज ही यूज होता है, हैव अ ड्रीम। हैव अ ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना। सेकेंड फॉर्म में होगा तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड हो जाएगा। तो वहां पे चूंकि क्या लिखा हुआ है कि मैंने एक सपना देखा था, सेकेंड फॉर्म है, तो यहां पे यूज कर देंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, राइट। तो हम यहां पे इस चीज को ध्यान दे लेंगे कि कैसे ड्रीम के लिए जब सपने का बात होता है तो हम हमेशा उस पर क्या यूज करते हैं, हैड अ ड्रीम यूज करते हैं, ना कि सी, ना कि वॉच। ऐसे ही टेलीविजन का बात है तो उसके लिए वॉच प्रयोग किया गया है, सेंटेंस ऑलरेडी करेक्ट है। तो एक बार जल्दी से आपको ये बात बताइए, आपको इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? आज के बाद कभी डिफरेंसेस आ जाए सी में, वॉच में, कहां क्या यूज करना है तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? फ्लाई और फ्लो में डिफरेंस आ जाए तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसके बाद देखो, अगर कभी भी आपको डिफरेंस मिल जाए राइज और रेज में, तो क्या आप गलतियां समझ लोगे कैसे गलतियां हो रही हैं, या कहां पे क्या लगना चाहिए, क्या यूज होना चाहिए? अगर आप ये बातें समझ जा रहे हो तो आप ये भी देख लो एक बार, क्या इन सारी वर्ब में डिफरेंसेस आज के बाद क्लियर कर लोगे? फाइंड में, फाउंड में, सॉ में, ठीक है। ये सारे वर्ड्स थे, तो हम इन्हीं को क्या पढ़ रहे थे? कंफ्यूजिंग वर्ब, राइट। इन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ब। तो कंफ्यूजिंग वर्ब जो है उसके तहत हम लोगों ने कई एक वर्ब के बारे में पढ़ा,
और इन वर्ब के बारे में ये जाना कि कैसे इनके यूसेस कंफ्यूज करते हैं, कैसे इनके यूसेस कंफ्यूज करते हैं और आपको कहां पे फोकस करने का जरूरत होता है। तो इस तरीके से कंफ्यूजिंग वर्ब का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। इस तरीके से हम आपको आगे जो भी मतलब डाउट्स आपके होंगे वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कमेंट में बता दिए जाए, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में हमने कुछ एक वर्ब से नाउन और वर्ब के कंफ्यूजन पे बात की थी, अफेक्ट और इफेक्ट के बारे में बात किया था, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के बारे में बात किया था। तो एक पूरी ऐसे लिस्ट समझते चलते हैं, जैसे कि आपको कभी कभी कंफ्यूजन किस पे हो जाता है, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट में। अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट में कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता है एडवाइस ना, एक ही तरफ लिखते हैं, एडवाइस वर्सेस एडवाइस में, ठीक है। ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी एडवाइस वर्सेस एडवाइस में हो जाता है, अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट में हो जाता है। ऐसे ही कभी कभी आपको एक कंफ्यूजन होता है प्रे वर्सेस प्रे में। आप इसे नोट करते चलिए, अपनी कॉपी में ये चीजें नोट करते चलिए, तो बेहतर एक नोट्स भी तैयार हो जाएगी और ये वर्ड सब आपको आगे चल के काम आएंगे, मुझे जहां तक लगता है। आप ध्यान दे लीजिएगा तो बेहतर होगा, नहीं तो आपकी मर्जी, ठीक है। प्रे वर्सेस प्रे में ऐसे जैसे हील और हील में डिफरेंस होता है। जैसे मानिए एक वर्ब होती है जिसे आप बोलते हैं हील, और एक नाउन होता है जैसे आप उसे बोलते हैं हील, राइट। तो ये सारे वर्ड्स जो है आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं समय समय पे। आपको जरूरी है जान लेना इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर आप जान लेंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो समस्या तो बनी रहेगी। जैसे एक वर्ब होती है अडॉप्ट करके, और एक वर्ड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एडेप्ट ना। तो जब हम लोग अडॉप्ट का बात करते हैं, हम लोग एडेप्ट का बात करते हैं, तो आपको कम से कम ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, कब किस तरीके से किसे यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हमेशा आपको एक मतलब एज दिलाती हैं कि हाँ आपको ये कंफ्यूजन पता है, तो फिर उस पे काम हो जाता है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं, फिर आगे वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अफेक्ट एक वर्ब है, प्रभाव डालना, और इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ये नाउन है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहीं पे एक सेंटेंस लिखूं कि योर एडवाइस इफेक्टेड हिम, तो आप देखो ध्यान रखो, इफेक्ट में ईडी नहीं लगेगा क्योंकि इफेक्ट एक नाउन है, तो हमेशा ये गलत होगा और इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, अफेक्टेड होना चाहिए था। ऐसे ही कभी कभी एडवाइस्ड लिख दिया जाता है, मतलब एक सेंटेंस में लिखा होगा और लिखा होगा एडवाइस्ड, तो देखो सीईडी वाला तो नाउन है ना, ये तो नाउन है, तो इसमें थर्ड फॉर्म कैसे बना दिए। आपको जब भी बनाना है तो कैसे बनाओ, एडवाइज्ड बनाओ। जब भी बनाना है तो क्या बनाओ, एडवाइस्ड बनाओ, ना कि एडवाइज्ड बना दो, ठीक है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि कैसे चीजों को क्लियर करना है। ऐसे ही जैसे प्रे और प्रे में डिफरेंस, इसका मतलब तो शिकार होता है, इसका मतलब तो प्रार्थना करना होता है, इसका मतलब तो सुकून देना होता है, हील करना, किसी चीज को ठीक करना होता है, ये तो एडी के लिए यूज होता है। एडॉप्ट करना मतलब ये वर्ब है, और एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में स्किल्ड या निपुण। देखो दोनों वर्ड में कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं भाई, जो जैसे मानो ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ये सारे नाउन की तरह काम करते हैं, ये वर्ब की तरह काम करते हैं, तो वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म तो बनते हैं, लेकिन नाउन के सेकंड और थर्ड फॉर्म तो नहीं बनते हैं। जैसे मानो एडजेक्टिव के बाद यूज करना है तो एडजेक्टिव के बाद नाउन यूज हो सकता है, ये नहीं यूज हो सकता। जैसे अगर मैं कह दूं ग्रेट, ग्रेट लिख दूं और ग्रेट के बाद अफेक्ट लिख दूं, ग्रेट के बाद ऐसा लिख दूं एडवाइज, तो ये तो वर्ब है ना, वर्ब के ग्रेट के बाद तो नाउन होना चाहिए, तो ग्रेट अफेक्ट की जगह पे ग्रेट इफेक्ट होना चाहिए, और ग्रेट एडवाइज की जगह पे ग्रेट एडवाइस होना चाहिए। बात को समझ पा रहे हो? तो इस तरह के भी कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो आपके नाउन वर्ब, नाउन एडजेक्टिव, वर्ब एडजेक्टिव ऐसे करके बन जाते हैं, ठीक है, जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे आप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते चले चलोगे। कल जब सेंटेंसेस सॉल्व करवा रहे होंगे आपसे आपके बुक्स के, तो सेंटेंसेस सॉल्व करवाते समय आपको ढेर सारे
ऐसे वर्ड्स अगर वहां मिलेंगे तो हम उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। बेसिक वर्ब ये कोई बहुत ऐसा चैप्टर नहीं था कि जहां से आपकी परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, लेकिन इससे एक समझ तो डेवलप हुई होगी कि कैसे वर्ब को समझाना है, समझना है, कैसे वर्ब के डिफरेंसेस को समझना है। जैसे यहाँ पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, एक तो नीड डेयर का उधर यूज मॉडल में जो सिखाया था, यूज टू का यूज, उसके साथ साथ काफी ऐसी बातें जो आज हम लोगों ने डिस्कस की। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है, कल। थैंक यू वेरी मच।